नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम उत्तराखंड का भूगोल देख रहे हैं और उत्तराखंड के भूगोल में दोस्तों हमने पार्ट 1 पहले देखा है, जिसमें हमने उत्तराखंड का क्षेत्रफल, विस्तार और भौतिक संरचना के बारे में चर्चा की है। जिसने नहीं देखा है पार्ट 1, वो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को देखिए। उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 को देखिए, ठीक है। तो पार्ट 2 में दोस्तों आज का सेशन हमारा रहेगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार भौगोलिक विभाजन से। तो यहाँ से आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों का दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यहाँ से दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों बात करें उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है दोस्तों, तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप पहले ये याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके नेम आपको याद रखने हैं। पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा है आपका तराई क्षेत्र, तीसरा है भाबर क्षेत्र, चौथा है शिवालिक क्षेत्र, पांचवा है दून या द्वार क्षेत्र, उसके बाद छठा है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद सातवां है बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र, या और उसके बाद आठवां है आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, तो ये 8 आपको याद रखने हैं। ठीक है, उत्तराखंड को दोस्तों 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून द्वार क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, बृहत हिमालय क्षेत्र या उच्च हिमालयी क्षेत्र, या और लास्ट ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, तो इन सभी को आपने याद रखना है। और दोस्तों हम 1 बाय 1 जो है, पहले हम गंगा का मैदानी क्षेत्र देखेंगे, फिर तराई, फिर भाबर, फिर शिवालिक, ऐसे क्रम में दोस्तों हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र। चलिए, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र जो पहला भौगोलिक क्षेत्र है, तो इस पर दोस्तों यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को आपने साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलना है। देखिए गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है दोस्तों, ये दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग जो है दोस्तों गंगा के मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो हरिद्वार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उसका अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, यह क्षेत्र जो है गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों यानी कि मिट्टी, बालू, कीचड़ से निर्मित है। ठीक है, याद रखेंगे जो ये क्षेत्र है गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये दोस्तों गंगा आदि नदियों के द्वारा लाए गए जो महीन कणों वाले जो अवसाद होते हैं, जैसे आपका मिट्टी, बालू, कीचड़, इससे निर्मित है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसमें बाढ़ वाले क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, और जहां बाढ़ जो है गैर बाढ़ वाले यानी कि जहां पर बाढ़ नहीं आती है, उन क्षेत्रों की मिट्टी को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बने हैं दोस्तों। ठीक है, खादर और बांगर, आपने ये 2 चीज सुने होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ वाले जो बाढ़ वाले जो यहाँ के जो क्षेत्र है, बाढ़ वाले क्षेत्र की जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, खादर प्रकार की मिट्टी जो है यहाँ पाई जाती है गंगा का मैदानी क्षेत्र में। और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, ये खादर और बांगर दोनों को आप याद रखेंगे। और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, ये काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, और इस क्षेत्र गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, तो ये भी आपको पूछी जा सकती हैं कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी जो है प्रमुख फसलें कौन सी हैं। ठीक है, तो प्रमुख फसलें हैं दोस्तों गन्ना, गेहूं और धान। ठीक है, तो इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, गन्ना, गेहूं और धान। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं कि गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आता है आपका दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग इसमें आता है गंगा के मैदानी क्षेत्र में। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि यह क्षेत्र दोस्तों गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसाद की, गंगा नदी जो है दोस्तों अपने साथ अनेक जो है अपने साथ बहा के लाती है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी, बालू, कीचड़, तो इससे निर्मित है दोस्तों। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि बाढ़ वाले क्षेत्रों की मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों की मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो हरिद्वार के लक्सर और रुड़की आदि क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो सारे फैक्ट आपको गंगा का मैदानी क्षेत्र से याद रखना है। ठीक है,
तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उसमें पहला था आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है दोस्तों, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं आपको पूछी जा सकती हैं, गन्ना, गेहूं और धान। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है गंगा के मैदानी क्षेत्र में दोस्तों हरिद्वार के लक्सर और रुड़की आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतने फैक्टर आपको इससे याद रखना है। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, तो तराई क्षेत्र से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो तराई क्षेत्र है दोस्तों वो गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में है। ठीक है, यानी कि जो गंगा का मैदानी भाग हमने पढ़ा उसके उत्तर में क्या है, तराई क्षेत्र है। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है कि तराई क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है, पहला याद रखना है तराई क्षेत्र जो है गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में स्थित है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में आने वाले जिले जो हैं दोस्तों वो हैं, देखिए हरिद्वार में गंगा के मैदान की उत्तर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र तथा उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र जो है तराई कहा जाता है, यानी कि तराई क्षेत्र इनको कहा जाता है। तो याद रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके तराई क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में आने वाले जिले आपको याद रखने हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, तराई क्षेत्र की चौड़ाई अगर आपको पूछी जाती है तो तराई क्षेत्र की चौड़ाई जो है दोस्तों कितनी है, कितना फैला है तराई क्षेत्र, तो ये है दोस्तों 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि तराई क्षेत्र की चौड़ाई आपको पूछी जा सकती है, 20 से 30 किलोमीटर जो है चौड़ाई है तराई क्षेत्र की। उसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट देखेंगे, तराई क्षेत्र की भूमि का निर्माण जो है कैसे हुआ है। देखिए, तराई क्षेत्र की जो भूमि है इसका निर्माण कैसे हुआ है, महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक तथा भूमि के दलदली होने के कारण यह क्षेत्र जो है मैदान से कैसा है, भिन्न है। ठीक है, याद रखेंगे, तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तथा भूमि कैसी है, दलदली है, तो इसके कारण दोस्तों यह क्षेत्र जो है मैदान से कैसा है, भिन्न है, इसको याद रखेंगे। और इस क्षेत्र में दोस्तों अधिक पानी चाहने वाली फसलें जो हैं, जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए जिन फसलों के लिए, धान और गेहूं जो है दोस्तों इसकी खेती यहाँ की जाती है ज़्यादा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में धान और गेहूं की जो है खेती की जाती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में याद रखेंगे, दोनों फैक्टर आपको याद रखने। उसके बाद देखिए दोस्तों, तराई क्षेत्र के कस्बे आपको पूछा जा सकता है कि तराई क्षेत्र में कौन कौन से कस्बे आते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। तराई क्षेत्र में दोस्तों जो कस्बे हैं उनको आपने नाम इनके याद रखने हैं, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा और रुद्रपुर। तो ये सभी किस में आते हैं, तराई क्षेत्र में आते हैं, इनको आप याद रखेंगे। आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन तराई क्षेत्र में आता है, कौन नहीं आता है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। और ये सभी क्षेत्र जो हैं दोस्तों, ये जो सभी कस्बे हैं, ये क्षेत्र जो हैं दोस्तों सड़क व रेलमार्ग से जुड़े हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे तराई क्षेत्र के कस्बे कौन कौन से हैं, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा और रुद्रपुर किस में आते हैं, ये तराई क्षेत्र में आते हैं, तराई क्षेत्र के कस्बे हैं। ठीक है, ये आपको सारे याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और भूमि दलदली है, तो इसी कारण दोस्तों इस क्षेत्र में जो है अधिक पानी चाहने वाली फसलें जो हैं, धान गेहूं की खेती यहाँ अच्छी होती है, मैंने बताया आपको। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि पाताल तोड़ कुएं जो हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाताल तोड़ कुएं जो है दोस्तों तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए अगला देखिए फैक्ट, तराई क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल के अलावा जो है पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग बसे हुए हैं, जो प्राय जो है व्यावसायिक खेती एवं अन्य व्यवसाय करते हैं। तो आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र में दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल के अलावा जो है अन्य राज्यों के लोग भी जो है यहाँ रहते हैं, और यहाँ रह के दोस्तों क्या करते हैं,
खेती करते हैं और अन्य व्यवसाय यहाँ करते हैं। तो किस किस राज्य के हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा और बंगाल, याद रखेंगे। पंजाब, हरियाणा और बंगाल आदि राज्यों के लोग जो हैं यहाँ बसे हैं तराई क्षेत्र में, और वहाँ क्या करते हैं, व्यावसायिक खेती करते हैं और अन्य व्यवसाय वो वहाँ करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तराई क्षेत्र में खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ जो है अधिक वर्षा होती है और भूमि कैसी है, दलदली है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो है धान और गेहूं की जो खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए, तो इतने फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं तराई क्षेत्र से। ठीक है, मैंने आपको बताया तराई क्षेत्र जो है गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में स्थित है तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र में जो है इसमें हरिद्वार के गंगा के मैदान के उत्तर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र तथा उधमसिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र जो है इसमें आता है तराई क्षेत्र में। और बात करें तराई क्षेत्र के कस्बों की, मैंने आपको बताया आपको यहाँ से कस्बे पूछे जा सकते हैं कि काशीपुर जो है किस क्षेत्र में आता है, खटीमा किस क्षेत्र में आता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। रुद्रपुर किस कस्बे में आता है, किस क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखना है रुद्रपुर, खटीमा, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, ज्वालापुर, औरंगाबाद, ये सभी किस्में हैं, ये सभी तराई क्षेत्र के कस्बे हैं। और ये दोस्तों ये क्षेत्र जो है सड़क और रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और तराई क्षेत्र में दोस्तों पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया, इसको याद रखेंगे। और तराई क्षेत्र की चौड़ाई अगर पूछी जाती है तो 20 से 30 किलोमीटर जो है चौड़ाई होती है तराई क्षेत्र की। ठीक है, चल, यानी कि कितने क्षेत्र में जो है तराई क्षेत्र फैला है, तो याद रखेंगे 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है भाबर क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, तो तीसरा क्षेत्र है आपका भौगोलिक क्षेत्र भाबर। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आपने नोट करना है। देखिए भाबर क्षेत्र जो है तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अभी हमने पढ़ा कि तराई क्षेत्र पढ़ा हमने। ठीक है, तो तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में स्थित है आपका भाबर क्षेत्र। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है कि भाबर क्षेत्र की चौड़ाई, ठीक है, तो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 10 से 12 किलोमीटर जो है इस क्षेत्र की चौड़ाई है। और साथ ही साथ याद रखेंगे इस क्षेत्र की भूमि कैसी है, अगर आपको पूछा जाता है कि भाबर क्षेत्र की जो भूमि है वो कैसी है। ठीक, तो भाबर क्षेत्र की भूमि दोस्तों कैसी है, उबड़ खाबड़ व मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है आपका इस यानी कि भाबर क्षेत्र की भूमि। तो याद रखेंगे कैसी होती है भूमि, उबड़ खाबड़, मिट्टी, कंकर, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है, याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों भाबर क्षेत्र में जो है यहाँ जो है यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र का निर्माण दोस्तों प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों यानी कि कंकड़, पत्थर, मोटे बालू के निक्षेप से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, आपको युग याद रखना है, प्लीस्टोसीन युग। ठीक है, प्लीस्टोसीन युग जो है भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो प्लीस्टोसीन युग में जो शिवालिक है, शिवालिक क्षेत्र, तो शिवालिक से जो उतरने वाली नदियां हैं, ठीक है, यानी कि शिवालिक क्षेत्र से जो नदियां आती हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसाद, यानी कि नदी अपने साथ क्या लाई, वजनी अवसाद यानी कि कंकड़, पत्थर, मोटे बालू आदि लाई, और उसके बाद जो है दोस्तों इस क्षेत्र का निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों भाबर क्षेत्र की मिट्टी जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि भाबर क्षेत्र की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, भाबर क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्षेत्र की जलवायु जो है उपोष्ण जलवायु है, तो याद रखेंगे भाबर क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, और भाबर क्षेत्र की मिट्टी जो है दोस्तों कृषि के लिए जो है अनुपयुक्त है।
ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इस क्षेत्र की जो भूमि है दोस्तों, भाबर क्षेत्र की, यहाँ ऊबड़ खाबड़ भूमि है, मिट्टी कंकर पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त यहाँ की जो भूमि है, इसलिए दोस्तों यहाँ जो है कृषि जो है कृषि के लिए जो है इस मिट्टी को जो है अनुपयुक्त है, ये मिट्टी कृषि के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भाबर क्षेत्र से मैंने आपको बताया कि भाबर क्षेत्र जो है तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भाबर क्षेत्र। और इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है मैंने आपको बताया 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। और इस क्षेत्र की भूमि कैसी है मैंने आपको बता दिया, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी कंकर पत्थर और मोटे बालू से युक्त है। और भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बताया कि प्लीस्टोसीन युग में जो है शिवालिक से उतरने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों जैसे कंकड़ पत्थर मोटे बालू, इनसे जो है दोस्तों भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और पूछा जा सकता है कि भाबर क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो जलवायु है उपोष्ण जलवायु। ठीक है, इन सारे फैक्टों को आपको याद रखना है। अगला दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं शिवालिक क्षेत्र से। चौथा भौगोलिक क्षेत्र मैंने बताया आपको शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। शिवालिक क्षेत्र को अन्य नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं शिवालिक क्षेत्र को, और हिमालय का पाद भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है तो ये नाम जो है दोस्तों आपको याद रखने हैं। शिवालिक क्षेत्र के अन्य नाम क्या हैं, बाह्य हिमालय और हिमालय का पाद। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। और शिवालिक क्षेत्र दोस्तों भाबर के उत्तर का क्षेत्र है। ठीक है, अभी मैंने बताया भाबर क्षेत्र के बारे में आपको बताया, तो भाबर क्षेत्र के उत्तर का क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, मैनाक पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, याद रखेंगे कि शिवालिक क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मैनाक पर्वत है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट, भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, शिवालिक उनको कहा जाता है। और शिवालिक को उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है, तो उत्तराखंड का हृदय स्थल जो है किसे कहा जाता है, शिवालिक क्षेत्र को कहा जाता है उत्तराखंड का हृदय स्थल। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शिवालिक क्षेत्र जो है 7 जिलों में फैला है। तो ये आपको जिले याद रखने दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए शिवालिक क्षेत्र जो है आपका 7 जिलों में जो है फैला है। तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए पहला है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा टिहरी गढ़वाल, चौथा पौड़ी, पांचवा अल्मोड़ा, छठा नैनीताल और सातवां चंपावत। ठीक है, तो ये 7 जो हैं दोस्तों, ये 7 जिले जो हैं शिवालिक क्षेत्र जो है आपका 7 जिलों में फैला है। तो 7 जिले कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत। तो ये 7 जिलों में फैला है शिवालिक क्षेत्र, ये याद रखेंगे। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवालिक क्षेत्र कितने जिलों में फैला है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 6, 7, 8, 4, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि 7 जिलों में फैला है शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, ये 7 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट है शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई। तो शिवालिक क्षेत्र की अगर चौड़ाई पूछी जाती है तो 10 से 20 किलोमीटर जो है चौड़ाई है शिवालिक क्षेत्र की। ठीक है, याद रखेंगे, ये फैक्ट आपको पूछा जा सकता है सीधे कि शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों शिवालिक जो है दोस्तों हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ये भी याद रखेंगे। नवीन भाग है दोस्तों, इसीलिए यहाँ जो है इस क्षेत्र में जो है जीवाश्म मिलते हैं। ये अपने जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जीवाश्म वाला कि किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं। तो याद रखेंगे शिवालिक क्षेत्र में जो है क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए दोस्तों, आपने देखा कि शिवालिक क्षेत्र 7 जिलों में फैला है। 7 ही जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर। और शिवालिक हिमालय का कैसा भाग है आपको पूछा जा सकता है, तो नवीन भाग है। ठीक है, और नवीन भाग होने के साथ दोस्तों यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें? जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है पर्यटक आते हैं? तो आंसर रहेगा आपका शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया शिवालिक क्षेत्र 7 जिलों में फैला है। तो जो पर्यटक हैं वो आते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है, आपका टिहरी गढ़वाल, देहरादून, चंपावत। तो ये फैला है शिवालिक क्षेत्र 7 जिलों में। तो दोस्तों इसी क्षेत्र में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। याद रखेंगे आप, ठीक है, कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चल आगे देखिए दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जंगल जो हैं अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो शिवालिक क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जो जंगल हैं दोस्तों ये अधिक पाए जाते हैं। और निचले भागों में दोस्तों आपका शीशम, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि मिलते हैं। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, देवदार, बैंत आदि जो है मिलते हैं। और इन्हीं कारण से यही कारण है दोस्तों कि इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधी व्यवसाय का जो है अधिक विकास हुआ है। आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस क्षेत्र में जो है लकड़ी संबंधी व्यवसाय का अधिक विकास हुआ है, तो वो है आपका शिवालिक क्षेत्र। क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में दोस्तों प्राकृतिक वनस्पतियां एवं जंगल जो हैं अधिक पाए जाते हैं। और निचले भागों में शीशम, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि मिलते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, देवदार, बैंत आदि मिलते हैं। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है दोस्तों लकड़ी संबंधी व्यवसाय का अधिक विकास हुआ है। तो इस दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र की जलवायु। आपको पूछा जा सकता है कि शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र की जलवायु दोस्तों गर्म व आर्द्र है। ठीक है, यानी कि गर्म और शीतोष्ण कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि शिवालिक क्षेत्र में जो है ग्रीष्म काल में काफी वर्षा होती है। लगभग 200 से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच जो है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों में वर्षा होती है काफी शिवालिक क्षेत्र में। तो आपको पूछा जा सकता है कि शिवालिक क्षेत्र में ग्रीष्म काल में कितनी वर्षा होती है। ठीक है, तो 200 से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में जो है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जलवायु पूछी जा सकती है, कैसी जलवायु है। ठीक है, गर्म शीतोष्ण जलवायु है शिवालिक क्षेत्र की। और साथ ही साथ शिवालिक क्षेत्र में दोस्तों गर्मियों में यानी कि ग्रीष्म काल में काफी वर्षा होती है और लगभग 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका शिवालिक क्षेत्र। देखिए, खनिज की बात करें तो खनिज देहरादून, ऋषिकेश के पास डोलोमाइट चट्टानों से चूना मिलता है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा बालू, संगमरमर और जिप्सम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे कि दोस्तों खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र। और खनिज मैंने आपको बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और अन्य जगह भी दोस्तों डोलामाइट चट्टानों से चूना मिलता है, जिसका प्रयोग जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बालू, संगमरमर, जिप्सम आदि खनिज जो हैं प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं शिवालिक क्षेत्र से। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं दोस्तों शिवालिक क्षेत्र से। जैसे आपका मैनाक पर्वत, मैंने अभी आपको बताया कि शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। पूछा गया था कि शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो मैनाक पर्वत। इसी प्रकार दोस्तों किस क्षेत्र में जो है दोस्तों जीवाश्म मिलते हैं? ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं। और शिवालिक क्षेत्र दोस्तों 7 जिलों में फैला है, यानी कि आपको पूछा जा सकता है कौन सा क्षेत्र जो है 7 जिलों में फैला है,
तो शिवालिक क्षेत्र फैला है, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत मैंने आपको बताया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा या सब सर्वाधिक जो है पर्यटक आते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में ही आते हैं, ठीक है। और शिवालिक क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं जंगल जो है यहाँ अधिक जो है पाए जाते हैं, जिस कारण से दोस्तों यहाँ जो है लकड़ी संबंधी व्यवसाय जो है उसका अधिक विकास हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है कि शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो जलवायु कैसी है, गर्म शीतोष्ण जलवायु है शिवालिक क्षेत्र की। और ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों में शिवालिक क्षेत्र में 200 से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होती है। साथ ही साथ शिवालिक क्षेत्र जो है खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जा सकता है कौन सा क्षेत्र खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका शिवालिक क्षेत्र। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। हमने 4 जो है भौगोलिक क्षेत्र देखे और अभी 4 और रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र, तो उन पर दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।